आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव है उनके मुख्यमंत्री रहते ये चुनाव पहली बार वो प्रचार उसमें कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है BSTV में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन है। चुनाव की बेला में आपसे मिलकर आनंद आया जी। डॉक्टर मोहन यादव जी, ये जो चुनाव है बतौर मुख्यमंत्री आपका ये पहला चुनाव है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप रोज़ घर से बाहर निकलते हैं प्रचार के लिए, क्या बात अपने जहन में लेकर निकलते हैं? देखिए, ये जब चुनाव की बेला में जाते हैं तो मैं अब घर तो रोज़ पहुंचता भी नहीं हूं। जहां रात होती है वहाँ रात गुजर जाती, क्योंकि ये जैसे मैं बीती रात मंदसौर में था, कल नीमच में रोड शो हुआ, परसों बुरहानपुर रोड शो करते हुए 10 बजे समाप्त करके रात में 12 साढ़े 12 बजे खंडवा पहुँचा था। अभी आपके सामने अभी आष्टा में रात की है, 10 बजे यहाँ रोड शो समाप्त हुआ। दिन में आज झाबुआ, धार, मंदसौर, उज्जैन, लगातार मालवा निमाड़ की सीटों पे भ्रमण करते हुए भोपाल पहुंच रहा हूं। कल वापस इसी प्रकार के दौरे में निकलूँगा। जनता को भाजपा से, माननीय मोदी जी से अत्यंत लगाव है। मैं उसको सीधा सीधा स्पष्ट देख पा रहा हूं। और मध्य प्रदेश तो हमारे लिए एक तरह से राजधानी है ये भाजपा की, जहां अत्यंत प्रेम जनता भाजपा से करती है। अच्छा सर, ये जो चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या है? क्योंकि अब 3 चरण हो चुके हैं, चौथा आखिरी चरण मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम कहें, और आपने लगभग पूरा जो प्रदेश है वो तो नाप ही दिया है। अलग राज्यों में भी आप प्रचार करने गए हैं, क्या मूड जनता का पड़ पाए? जनता से माननीय मोदी जी का लगाव अत्यंत अंदर तक उतरा हुआ है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व भाजपा में हुआ है और जनता तय कर चुकी है अब की बार मोदी सरकार। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने में आई कि इस बार का जो पहले 2 चरण का चुनाव था उसमें जो वोट का प्रतिशत था वो कुछ कम रहा, लेकिन तीसरे चरण में ये स्थिति ठीक हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका आकलन आप कैसे करते हैं? क्यों पहले 2 चरण में कम हुआ और फिर तीसरे चरण में क्यों स्थिति ठीक हो गई? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि पहली बार के 2 जो चुनाव की डेट थी वो चुनाव में अत्यधिक कई 2-3-4 कारण थे। मेजर कारण अगर देखें तो विवाह शादियाँ बहुत थी, तो लोगों ने अपने निजी कामों के चलते में चुनाव में एक उनकी जो कठिनाई होना थी वो कठिनाई आई थी। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी हुआ था कि फसल कटाई भी चल रही थी कई क्षेत्र में, तो लोग फसल कटाई में भी लगे रही है। तीसरी बार आप देखिएगा कि हमारे अपने इस चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने पहले से ही पस्त हो गई। कांग्रेस अपने जो आमतौर पे प्रतिद्वंदिता में हम भी वोट डलाते हैं, वो भी वोट डलाते हैं, लेकिन यह अभी भी चुनाव में, इस चुनाव से लगाए तीनों चुनाव चरण देख रहा हूँ मैं, कांग्रेस की हिम्मत बिल्कुल टूटी हुई है। वो तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके और निर्वाचन आयोग से निवेदन किया कि वो भी डोंडी पिटवाए, जो कर सकते कराएं, और संयोग से इस बार लगन सरे भी नहीं, फसल भी सब कट चुकी है, तो इसका रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन ये सही बात है कि पूरा देश का मूड बन चुका मोदी के लिए और मोदी के कारण से अत्यधिक उत्साह से लोग जितना हो सकता है। आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट ऐतिहासिक रूप से भाजपा को विजय बनाएगा। अच्छा सर, चौथे चरण को लेकर आपका क्या अनुमान है? क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है उसमें आप खास तौर से जो चुनाव है और वो उसमें आपका जो गृह क्षेत्र है उज्जैन वो भी शामिल है। देखिए, मैंने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश वैसे तो हमारा भाजपा जनसंघ के ज़माने से ही पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा और आस्था से देखने वाला प्रदेश है। और ख़ासकर जैसे आपने बात कही मालवा की, उज्जैन संभाग तो, इंदौर संभाग हो, तो ये तो हमारे पास 40-40 साल से हम लोकसभा नहीं हारे हैं। लगातार इंदौर हम 1984 में एक बार हारे हैं, उसके बाद से आज तक कभी नहीं हारे। तो ये ऐसे गढ़ हैं एक तरह से 77 से लगा करके अभी तक के। तो इन मंदसौर वो जगह है जहां हम वर्षों से जीतते आ रहे हैं। तो ये जो इन क्षेत्रों में अब जो चुनाव हो रहा है तो इसका तो रिजल्ट केवल मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए आ रहा है। जीत तो सबकी सुनिश्चित है। ये आखिरी चरण तो हमारा वैसे 100% वाला है। अच्छा सर, पहले जो चरण हो चुके हैं उनमें वैसे तो आप लोग दावा कर रहे हैं सभी सीटें जीतने का, लेकिन मैं 2 सीटों के बारे में विशेष तौर पर आपसे जानना चाहूँगा। एक तो छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़। तो इन सीटों को लेकर आपका आकलन क्या है? और यहाँ से जो प्रत्याशी थे, छिंदवाड़ा में भले ही नकुलनाथ थे, लेकिन आप लोग कमलनाथ को लेकर काफ़ी उनको आपने टारगेट किया। राजगढ़ में तो हमेशा से दिग्विजय सिंह जी आप लोगों के निशाने पर रहते हैं। तो इन 2 सीटों का खास तौर से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या अनुमान है आपका?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों सीट पे दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं। एक श्रीमान कमलनाथ जी, एक श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। लेकिन इन दोनों चुनाव के आप अंदर के लड़ने के तरीके में देख के आपको उत्तर मिल जाएगा। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 45 साल तक, उनके 8 बार वो रहे, फिर पत्नी उनकी रही, वो उनके बेटे रहे, और आमतौर पे चुनाव पे 15 दिन पहले से वो प्रदेश मीडिया, दिल्ली के मीडिया को ला के दिखाते थे, इंटरव्यू कराते, देखो छिंदवाड़ा मॉडल, जनता मेरे साथ कैसी है, और बड़े बड़े दावे करते थे, और वो पूरे प्रदेश भर में घूमते थे, देश भर में घूमते थे। अब की बार चुनाव चलते ना तो वो कोई मीडिया को घुमाने ले गए, ना दिखाने ले गए। मीडिया चला भी जाए तो उन्होंने कहा आप आओ देखो, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये जो अंदर का भय उनका दिख रहा है, ये अपने आप में रिजल्ट बता रहा है। उससे और आगे बढ़ करके वो एक भी जगह जब तक चुनाव चलता रहा कहीं मीटिंग लेने नहीं जा पाए। इसका मतलब वो बंद गए उससे। ऐसे दिग्विजय सिंह जी, उनका भी यही चरित्र रहा है। वो चुनाव तो बहुत अलग ढंग से लड़ते थे, पूरे प्रदेश में घूमते थे, लेकिन अब की बार न तो उनकी वाणी से कुछ निकल पाया, न वो अपनी संसदीय क्षेत्र से बाहर आ पाए। और जो मेरी जानकारी है, अब तो वोट पड़ चुका है, दोनों सीटों पे उनने भी आकलन कर लिया है कि उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा सर, इस चुनाव में कई जो बयान हैं वो सामने आए हैं। मैं अभी देख रहा था जब आप एक सभा को यहाँ संबोधित सोनकच्छ में कर रहे थे, तो जो सैम पित्रोदा हैं उनकी एक बयान का आपने उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयानों की क्या ज़रूरत है चुनाव में? अब ये तो कांग्रेस बताए, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ये रहा, कांग्रेस हमेशा आप भारतीयों को नीचा दिखाती है। कांग्रेस के नेता उनके गुरु हैं राहुल गांधी के, सैम पित्रोदा, तो उनने विरासत टैक्स की बात करी अमेरिका में। अरे हमारे यहाँ विरासत में माँ बाप अपनी खुद के पेट काट करके पूंजी इकट्ठी करके जाते हैं कि अगली पीढ़ी सुख भोगेगी। अब ये कह रहे हैं उनको 55% सरकारी कर देंगे। तो अमेरिका का कानून भारत में लगाने की कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है? चलते चुनाव में इसी बात करेंगे। आप बताइए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात ये घोषणा पत्र में करते हैं, तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण का तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने विरोध किया, जो संविधान निर्माता थे। अब कांग्रेस तो संविधान निर्माता पे प्रश्न उठाती कि अम्बेडकर जी ने थोड़ी, हो तो नेहरू जी ने बनवाया था। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? ना ये अम्बेडकर जी का सम्मान करे, ना ये आरक्षण में SC ST का कोई ध्यान रखे। ये मुस्लिमों के वोट के तुष्टिकरण में मुस्लिम वर्ग में भी सब लोग इस बात से नाराज़ है कि उनके यहाँ जाति की कोई अलग श्रेणी नहीं है। ये जान करके वोट के लालच में मुस्लिम समाज में जातियों की स्थिति बना रहे हैं। तो ये जो इनके मामले में ना कोई मुस्लिम समाज इस बात से इत्तेफाक रख रहा है, ना हिंदू समाज तो आक्रोशित है ही सही। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस ने वो जो लाइन पकड़ी है उसमें वो लगातार उन पतन के कारण बने। अच्छा सर, आपने संविधान की बात की। संविधान को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी देश भर में प्रचार कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वो हाथ में एक संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं और उसको जनता को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको बदलने की कोशिश हो रही है। एक आरक्षण का विषय भी वो उठाते हैं, कहते हैं कि इस आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। देखिए, 10 साल से भाजपा की सरकार है। संविधान का कोई एक दिन बता दे जब संविधान का सम्मान नहीं किया। हाँ, मेजॉरिटी हमारी थी है, और मेजॉरिटी में सरकार ने काम किया 3 तलाक की गलत धारा को बदलने का, कश्मीर की धारा 370 को हटाने का, न्याय संहिता लागू करने का, दंड संहिता को बदलने का, जो जो जरूरी था वो सरकार के द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णय हैं। 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का काम हमने किया, कोई आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं की। तो हम तो वो लोग हैं जो आरक्षण को स्थापित कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने शपथ लेने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल प्रति पे प्रणाम करा जा करके। ये कांग्रेस तो जो हाथ से दिखाती है वो इनका जो संविधान की कापी है वो तो मूल कापी भी नहीं है। तो इनके कर्म तो ऐसे हैं कि इन कर्मों में कांग्रेस ने अपनी सारी जड़ें खो दी, विश्वास खो दिया, तो जनता इन पर भरोसा नहीं करती है। और ये जो संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन करा है, 1950 में संशोधन हुआ, संविधान लागू हुआ, 1951 में पहले साल में संशोधन कर दिया नेहरू जी ने, 17 संशोधन उनने किए। फिर आई इंदिरा गांधी जी का शासनकाल, 29 संशोधन उनने किए। फिर आए शास्त्री जी, 3 बार के संशोधन उनके टाइम के। फिर आए
कांग्रेस के मोरारजी देसाई से ले राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनकी पिता माताजी सोनिया गांधी, जो मनमोहन सिंह के साहब सरकार चल, सब मिला के 100 के आसपास बार संविधान का संशोधन करने का पाप कांग्रेस ने किया। और वो कहते हम संविधान बदलेंगे। इन्हें संविधान एक तरफ करके तो जिसमें आपातकाल लगाया। आपातकाल क्या होता है? संविधान को एक तरफ फेंका। तो जब भी संविधान के अपमान की बात होती है, संविधान को चेंज करने की बात होती है, करते ही ये बताते हमको है। ये कांग्रेस का चरित्र रहा शुरू से। कांग्रेस पाप करती है और उसका सिर पे दूसरे लाके ठीकरा फोड़ती है। सर, हमने देखा कि इस बार आप मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रचार करने जा रहे हैं और अमेठी भी आप गए। एक और सवाल ये है कि राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बार रायबरेली से भी पर्चा दाखिल किया है। तो क्या लगता है आपको 2-2 जगहों से भरने का और फिर सीट बदलने का भी? अभी तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। राहुल गांधी 3 जगह से 3 बार जीते थे। 2014 में भी जीते हैं, 2019 में अमेठी से हारे, यहाँ से भागे केरल। अब केरल से हारने का डर के चक्कर में वापस उत्तर प्रदेश आए। अब अमेठी से भी डर लगा तो रायबरेली चले गए। वो जबकि वो तो प्रियंका को लड़ाने वाली बात थी। उनके जीजाजी ने पोस्टर लगाए थे कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन इनका डर अंदर का इतना खाया हुआ है, देश की हवा के रुख ये जान रहे हैं कि ये कहीं से जीतने वाले नहीं है, तो इसलिए एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का नाटक कर रहे हैं। अच्छा सर, इस बार देखा हमने कि जो राम मंदिर का विषय है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आप लोगों की ओर से उठाए गए कि कांग्रेस ने एक तो निमंत्रण ठुकराया, लेकिन हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जी जब राजगढ़ में अपना प्रचार कर रहे थे तो उसमें उन्होंने खुद को एक तरीके से सनातनी पेश करने की कोशिश की और जिस दिन वोटिंग थी नर्मदा जी में उन्होंने डुबकी लगाई जाके। देखिए, ये पाखंडियों का ढोंग सब जानते हैं। भगवान राम के काल में भी माता सीता का अपहरण करने के लिए भगवा ड्रेस पहन के ही रावण खड़ा था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भगत बन गए थे। ये केवल चुनाव जीतने के नाटक कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान राम का मंदिर बने लोकार्पित हुए 22 जनवरी से आज मई का टाइम हो गया। एक बार जाके अयोध्या में दर्शन करने की इच्छा क्यों नहीं होती इनकी? भगवान राम से नफरत क्यों है? चलो, भगवान राम का मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण भगवान का मामले कोर्ट में उलझ रहा है। कांग्रेस कहे ना कि हाँ मदद करेंगे, कोर्ट में हम तथ्य देंगे और भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, ऐसे किसी देवता के मामले में कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखती है। इनका दिक्कत ये है कि ये केवल बोलते क्या करते क्या है। ये हिंदू समाज की भावना का लगातार मजाक बनाते हैं, अपमान करते हैं, और जब हम ये विषय बनाकर कांच दिखाते हैं इनको, तो फिर भागते हैं बुरी तरह से कि आप तो इसी बात कर रहे हो। 70 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने में अड़ंगे लगाए कि नहीं लगाए? राम मंदिर के मामले को कभी से सुलझाया जा सकता था। माननीय मोदी जी के शासनकाल में तथ्य ठीक से रखे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हो गया 3 तलाक का, ये लोग तो मेजोरिटी से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले लोग हैं। ये मत आश्चर्य करते कि अगर इनका बस चलता, इनकी सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती कि राम मंदिर बनना चाहिए, जैसा 3 तलाक का फैसला बनाया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये इस फैसले को भी बदल देते। ये इनके मन में कभी हिंदुओं के देवस्थानों के लिए श्रद्धा है ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा इस कीमत पे कराया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के मंदिर के उस समय का निमंत्रण भी ठुकराया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी पार्टी के नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ उद्घाटन में गए तो राजेंद्र प्रसाद के साथ बाद में जो व्यवहार किया कि इनको पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी आवास मिलता है, इन्हें आवास नहीं देने दिया, उनका अंत्येष्टि स्थल दिल्ली में नहीं बनने दिया। कितना छोटा मन है। और वो दिन है कि आज का दिन है, राम मंदिर हो या सोमनाथ का मंदिर हो, किसी देवस्थान को लेकर के कांग्रेस ने हमेशा अड़ंगे लगाने का काम किया। तो जनता भूलेगी कैसे? ये जब हम इनको कांच दिखाते हैं तो ये कहते हैं आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हम केवल आपकी बात करने दें, आप SC ST OBC का सारा आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कर्नाटक में दे रहे हो। हम अगर ये बात कहते हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? आपने तो आरक्षण के विषय को लेके, सर्वे को लेकर के आपकी घोषणा पत्र में कहा है कि हाँ हम अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे कराएंगे और अल्पसंख्यकों को वो सर्वे करा करके ज़्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी रहेगी आर्थिक सर्वे से हम उसका हक। और इनके मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के सभी संसाधन पे पहला हक मुस्लिमों का है। तो ये देश के प्रधानमंत्री थे ना उस समय मनमोहन सिंह, इनके तो विचारक हैं वो बड़े। तो पाप ये करे और हम बताएं केवल
तो हम बताएं भी नहीं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो प्रचार है वो कर रहे हैं और मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं। खरगोन में हमने देखा कि उन्होंने एक बड़ी बात कही और ये कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप वोट जिहाद चाहते हैं या राम राज्य चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा उनने। जब आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हो, हिंदुओं का आरक्षण काटते हो, आप डराते हो और मुस्लिमों के लिए पहला हक बताते हो देश के अंदर, तो ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? केवल एक ही वर्ग के वोट लेते हो, अब हिंदुओं की भावना का ध्यान नहीं रखते हो, ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? अयोध्या के राम के मामले में अड़ंगे लगाते हो, ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? ये सारे कर्म तो वही है। बस इतना है कि मोदी जी कह रहे हैं, मैंने वोट खोल के बोला है, लेकिन ये तो बोलेंगे भी नहीं और करेंगे वही जो करना है इनका। अच्छा सर, कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो टिप्पणियां कर रहे हैं। जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर एक बयान आया, रस जैसी उन्होंने बात कही, इस पर आपका क्या? देखिए, ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है। ये तंदूर कांड याद करो, महिला के साथ बलात्कार करके तंदूर के अंदर जलाने वाले रिकॉर्ड जिन कांग्रेस का है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे? देश के अंदर भी आप देखो क्या हालात है, प्रदेश के अंदर देखो, इनके बड़े नेता टंच माल कहते महिला को। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, महिला इनको टंच माल लगती है। आइटम बताते पुराने मुख्यमंत्री 13 महीने वाले, महिला आइटम होती है इनकी निगाह में, ऐसा है। यहाँ तो देवियों के आधार पर देश का नाम रखने वाले हम लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ये सनातन संस्कृति को कीटाणु, जीवाणु, मच्छर की तरह मानते हैं, इनको नष्ट करने का सपना देखते हैं इनके साथ वाले, और एक बार भी ये निंदा नहीं करते हैं। ये कहते हैं वो तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, मतलब आप साथ में बैठे हो ना, आप साथ छोड़ो, लेकिन आपको हमेशा हिंदुओं की सनातन संस्कृति का उपहास करने में मज़ा आता है। ये पटवारी उनका एक नया एपिसोड है, जिसको इमरती किसी का नाम हो सकता है। इतनी वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, विधायक रही है, 6 बार 4 बार चुनाव लड़ चुकी है, अब उसमें रस ढूंढेंगे, तो ये तो इनकी निकृष्टतम दृष्टि है। और हमने तो कहा कि भाई अगर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सोनिया गांधी जी वो अपनी माँ बेटी मिलकर के बाहर करें पार्टी से ऐसे लोगों को, लेकिन दम नहीं है इनका। बाहर करने की बात दूर हो, इनने अफसोस भी नहीं जताया वो राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि ये इन सारी बातों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि आप जो विपक्ष के नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। जो अक्षय कांति बम है, इंदौर से तो जो प्रत्याशी हैं वही आपकी पार्टी में आ गए। रामनिवास रावत की बात करें, निर्मला सप्रे की बात करें, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका एक आरोप है कि उनके जो नेता हैं या उनके जो प्रत्याशी हैं वो आप लोग अपनी पार्टी में शामिल करा ले रहे हैं। देखिए, हमने किसी को शामिल नहीं करा, वो आके जुड़ना चाहते हैं, तो हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते से हर किसी का जो आ रहा है, लेकिन हम छांट करके ले रहे हैं, योग्य लोगों को ले रहा है जो वास्तव में हमारी विचारधारा को माने। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा हमारी बीजेपी ज्वाइन करी कि हम कांग्रेस की अभी हाल ये हो गई कि हम रेल के डब्बे में बैठे हैं, जिसके आगे इंजन है पीछे, तो जाएंगे है वो वहीं खड़े रहेंगे तो टाइम कैसे कटेगा? तो ये इस टाइप का मजाक इनने बना रखा कांग्रेस का। तो जो भी देश सेवा करना चाहता, प्रदेश की सेवा करना चाहता, राजनीतिक क्षेत्र में रहना चाहता, वो कांग्रेस में निराशा के माहौल से कुछ देख रहा है। नेतृत्व में विश्वास नहीं, नेतृत्व की गंभीरता नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है, जिस प्रकार से उपहास के पात्र बन रहे हैं, कौन रहना चाहेगा ऐसे में कांग्रेस में? तो कितनी सीटों का आकलन करके चल रहे हैं? 29 की 29, और अब की बार 400 पार। तो ये है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके साथ हम एक दिन रहे। फिलहाल जो वक्त है वो एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक दिन के सफ़र में हम पहुंचे हैं सोनकच्छ, जहां पर वो एक छोटे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं और स्थानीय लोग हैं वो उनको सुनने के लिए आए हैं। आखिरकार सोनकच्छ में क्या है माहौल जनता का, वो भी हम जानेंगे, क्योंकि
राजनीतिक राय के साथ साथ जनता की राय चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं दादा? मैं भूतिया बुजुर्ग से आया हूँ। भूतिया बुजुर्ग क्यों आए हैं यहाँ पे? सीएम साहब के कार्यक्रम में है। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव तो 400 पार ही हो रहा है। हाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बीजेपी का हूँ, बहुत बचपन से बीजेपी का हूँ। अच्छा बीजेपी का तो कार्यक्रम है तो बीजेपी के सब आए ना। वैसे आम जनता की राय क्या है? आम जनता की राय यही है सब बीजेपी और बीजेपी की तरफ भी सबका रुझान है। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है सर, कोई मुद्दा ही नहीं रहा विपक्ष के पास, कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास। आपकी बार 400 पार कैसे हो रहा है 400 पार? बस काम ही ऐसे किए उन्होंने। क्या क्या काम किए? राम मंदिर बनवाया और 370 धारा हटाई और ये गरीब गुरबा मकान बहुत दिया साहब, और बेटी लाडली अरे गिरावे नहीं साहब। ये बताओ 370 से आपका क्या फायदा है? अरे फायदा कोई नहीं है, देश को थोड़ा को फायदा तो अपना फायदा साहब। देश का फायदा, देश तो पुकार रहा नहीं कि 370 हटनी चाहिए। देश आजाद हुए जिससे हटी ही नहीं, वो तो मतलब क्या उससे? हमारा कवर भी नहीं बदलाना था जो आज हम छत में रह रहा है साहब। दादा ये सब हटा के किसानों की बात बताओ, किसानों के मन में क्या चल रहा है? किसानों का भी मन में यही चल रहा है, बीजेपी को ही देंगे सबको, किसान को भी यही फायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं 2-2 कांदा बिचीरिया काली 18 का कांदा गांव में खरीद रहा है, लहसुन 18 की बिचीरी है, और कहीं किसान के कहीं चाहिए, सब तो माल दी रहा है और कहीं चाहिए। बोलिए आप। क्या कह रहे थे आप? किसानों को क्या क्या मिल रहा है? किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है उनको, और क्या तो इससे खुश है किसान आपको लग रहा है? हाँ, उसको वो MSP का पूरा दाम मिल रहा है, फसल का भी उसका, और क्या चाहिए किसान। अच्छा कुछ और है? आप बताइए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव में ये पार्टी की वाइज हटा दें तो आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? सोनगढ़ जो आपका लोकसभा का क्षेत्र है, इसमें आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आम जनता का यही मुद्दा है साहब कि आजकल तो सभी लोग चाहे भाजपा के पक्ष में, रोड है, सड़क है, किसान सम्मान निधि, पढ़ाई, सब अच्छा लग रहा था। आम जनता का यही मुद्दा है, और अधिकतर इनको तो ये पूरी स्टोरी ये बताएंगे राणा जी। अच्छा तो राणा जी इनको हाँ राणा जी बताइए, आप बताइए बताइए क्या मुद्दा है लोकसभा में? लोकसभा में सबसे ज़्यादा विकास का मुद्दा है, और जो हमारा धारा 370 है, राम जन्मभूमि का मुद्दा है। जो भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना है, अनेक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर जनता का विचार है उस पर, और जनता उसके ऊपर ही अपना वोटिंग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो धरातल पर उतरा है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो वास्तव में काम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश में बहुत अच्छा काम हुआ। उस काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अच्छा मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, इससे कितना माहौल और बदला है यहाँ का देवास लोकसभा क्षेत्र का? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार करने से उनसे भी माहौल बदला है, क्योंकि वो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया है, और जिस प्रकार से जो केंद्र की नीति वो बता रहे, और जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किया पिछला, और अभी लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, इस प्रकार अनेक अभूतपूर्व योजनाएं चल रही है। उसके क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र में कर रही है। तो ये यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, उनकी राय है। हालांकि ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए उनकी जो राय है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिली है। हम और आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार चुनाव का क्या माहौल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो इस वक्त आष्टा से निकल रहा है, और हम दिन भर उनके साथ रहे, जिसमें कई तस्वीरें आपको दिखाई हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मोहन यादव चुनाव प्रचार में
लगे हुए हैं। चौथे चरण का जो चुनाव का प्रचार है वो इस वक्त में चल रहा है और यहाँ पर वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके समर्थन में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। भारी संख्या में जो भीड़ है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चौथा और अंतिम चरण का जो प्रचार है वो अब पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा दम लगा रहे हैं। BSTV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।